सब बच्चे शांत रहेंगे। क्लास में 0 डेसिबल साउंड चाहिए। इस समय जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है और जो मैंने कल पीपीटी तुम्हें पीडीएफ भेजी थी यहाँ पे जो लिखाया था वैसी बात तुम्हारे पीडीएफ में किस किस ने खोल के देखी थी वैसी हो सेम। जो मेरे माता पिता को शिवाजी को 400 साल हो जाएंगे उसमें 400 साल सो गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में बताया था चुपकर बाहर का उसमें सब दिखाया जा रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड भी हो रहा है इसलिए क्लास में 0 डेसिबल साउंड चाहिए। हर बच्चे का अटेंशन चाहिए मुझे। क्लियर? अब मैं ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी का ये अंतिम चैप्टर है देखिएगा। सॉरी रेगिस्तान अर्थात मरुस्थल में जीवन समझ लीजिएगा सब बच्चे। आकांक्ष रेगिस्तान का मतलब क्या होता है बेटा? मरुस्थल। मरुस्थल को हम इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट। अब प्यारे बच्चों मैं आपको ये पाठ शुरू कराने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दूं। देख लेना वो चलो रुक जाओ बाद में कर लेंगे। हम करते हैं तो जरूरत नहीं है हमारे 3 मिनट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आज आपको भूगोल का अंतिम चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने जैसे कल इतिहास की श्रृंखला आपको समझाई थी ऐसे मैं भूगोल की श्रृंखला आपको समझाऊंगा। इसका टोटल संबंध घटनाओं से, समय से इसका कोई खास संबंध नहीं है, सब घटनाओं से क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ठीक है? ऊपर से धूप पड़ती है, पानी पर धूप पड़ती है, पानी उबलकर भाप बनकर ऊपर चला जाता है। तो इसको मैं समय नहीं कहूंगा, इसको मैं कारण प्रतिकारण कहूंगा, क्रिया प्रतिक्रिया कहूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ऐसे होता चला आ रहा है। तो इसलिए इसको हम समय में नहीं नापेंगे, हम कारण तथा प्रतिकारण में नापेंगे। तब जब आप 6 में थे पिछले साल तो भारत का भौगोलिक विभाजन आपने पढ़ा था। ठीक है? जब आप 6 में थे तो भारत का भौगोलिक विभाजन आपने पढ़ा था। ठीक है? भौगोलिक विभाजन आपने पढ़ा था। तो भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले आपने हिमालय प्रदेश के बारे में सुना था। दूसरे नंबर पे आपने उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में सुना था। विशाल मैदानों के बारे में सुना था। तीसरे नंबर पे आपने किसके बारे में सुना था? प्रायद्वीपीय प्रदेश के बारे में सुना था। प्रायद्वीपीय प्रदेश। चौथे नंबर पे आपने मेरे प्यारे बच्चों तटवर्ती प्रदेश, जो भारत के तटवर्ती प्रदेश है उसके बारे में सुना था। 5वें नंबर पे आपने सुना था द्वीपीय प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात। द्वीपीय प्रदेश। 6ठे नंबर पे आपने सुना था मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है? जब हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम विश्व की उस समान ज्योग्राफी से तुलना करके चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप रेगिस्तान मरुस्थल का जो लोकेशन आप देखना चाहेंगे वो इंडिया के मैप में आपको कहां लोकेट करनी है और ये बात आज अभी से आप समझना शुरू कर दो, क्योंकि हाई स्कूल में 10 नंबर केवल और केवल मेरे बच्चों लोकेशन पे आके डिनोट कर देंगे। अगर आप डिनोट करना नहीं सीखते हैं तो 10 नंबर आपको मतलब गलत हो जाएगा। और कितनी गलत बात है कि अपने देश के बारे में तो ये नहीं पता कि कौन सा भौगोलिक प्रदेश कहाँ पर है। तो आज कंप्लीटली हम जो मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पढ़ेंगे। ये है मेरे बच्चों राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है जो भारत का जैसे बोलते हैं थार का प्रदेश है, थार प्रदेश है, थार का प्रदेश, इसका नाम थार का प्रदेश, खास थार का प्रदेश कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में, आपको मैप पे दिख रहा है, ये अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल है।
सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका। तो कहा जाता है कि ये अफ्रीका का यहाँ पर मान लीजिए ये सहारा मरुस्थल यहाँ पर है, तो इसकी एक श्रृंखला या इराक, ईरान होते हुए पाकिस्तान होते हुए इसकी एक छोटी सी श्रृंखला भारत में आनी है। अब मैं इसके बारे में समझाऊंगा पहले बच्चों कि कंप्लीटली ये अरावली पर्वत को टूटने से बना हुआ एक प्रदेश है। ये बहुत बड़ा पर्वत था जिसका नाम था अरावली पर्वत। आज भी अरावली पर्वत है, लेकिन अरावली पर्वत की जो उच्चतम शिखर आज है वो मात्र 1722 मीटर ऊंची है, जिसका नाम है गुरु शिखर। एक चोटी है इधर अरावली पर्वत की, ऐसे ये पर्वत है, तो सबसे ऊंचा उसकी आज चोटी है मेरे पैर बच्चों गुरु शिखर 1722 मीटर। तो कभी हिमालय ये इतना ऊंचा हुआ करता था, इतना ऊंचा हुआ करता था कि हिमालय इस तरह कुछ नहीं था, लेकिन इसकी उत्पत्ति और हिमालय की उत्पत्ति में जमीन और आसमान का समय का बहुत बड़ा अंतर है। ये तो बना है हिमालय अब 1 करोड़ साल पहले इसकी पूरी स्थिति जैसी आज ऐसी बन गई, लेकिन ये जो बना है ये लगभग 200-250 करोड़ साल पहले पृथ्वी के बनने के कुछ करोड़ साल बाद इसकी उत्पत्ति हुई। इसके साथ साथ और भी हिमालय की उत्पत्ति और भी पर्वतों की उत्पत्ति हुई। तो आज ये पूरा क्या है मेरे बच्चों, टूटने लगा है और टूट गया है, अवशिष्ट बन गया है। ठीक है, तो आज यहाँ पर ये हिमालय मतलब हमारा बर्फीले प्रदेश का जिक्र है। देखिए अब इसमें क्या क्या आ रहा है मैं तुम्हें समझाऊं। गर्म रेगिस्तान का सहारा, तो सहारा जो है वो दुनिया का है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन भारत का जो है वो थार का प्रदेश है, इसको थार का मरुस्थल आप कह सकते हैं। अब सहारा के बारे में पढ़िए। विश्व एवं अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, मतलब जो हरा वाला मानचित्र उसको देखिए आप। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर पहले सहारा रेगिस्तान का पता लगाना है। ये जो आप देख रहे हैं कि जो अफ्रीका है उसका उत्तरी भाग, अफ्रीका है उसका उत्तरी भाग, ऐसे पता करो अफ्रीका का भी उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग हो गया इंडिया को मान लो, ये उत्तरी भाग हो गया, तो ये तो अफ्रीका का उत्तरी भाग हो गया ये, और यहाँ पर क्या है सहारा का मरुस्थल। इसमें कई भारत देश समा जाएंगे, इतना बड़ा है। और इसके बारे में सुनो, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। मतलब भारत नहीं आएगा, सॉरी भारत का 32 लाख से नहीं। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, जो सहारा मरुस्थल है वो 11 देशों से भरा हुआ है। इसमें ये देश कौन कौन से हैं, ये देश चुने जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, अल्जीरिया, हाँ मैं किताब है ना, हाँ तो किताब पे निशान लगा के चलो। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा, ये 11 देशों से घिरा है। कहने मतलब से 11 देशों से घिरा है, इधर 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 इधर, ऐसे कुल मिला के कितने देश हैं, 11 देश। तो दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म स्थान भी इधर ही है, दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म स्थान भी इधर ही है, क्योंकि सूरज की किरणें धरातल पे टकराती है तो वो धरातल पे ही रह जाती है। लेकिन जल क्या होता है, जब जल पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, जल तेजी धीरे से गर्म होता है, धीरे से ठंडा होता है, इसलिए ये रेगिस्तान जल्दी गर्म हो जाता है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो गर्म स्थान है वो यहीं पर है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही एक रेत का दृश्य उमड़ता है, परंतु मरुस्थल बालू की विशेषता परतों से ढका हुआ
ही नहीं बल्कि वहाँ बजरी के मैदान तथा नग्न चट्टाने सतह वाले उपस्थित पठार भी पाए जाते हैं। देखिए इसका मतलब तो मरुस्थल से केवल ये ना समझो रेती रेत, यहाँ पे किताब आपको क्लियर कर रही है कि मरुस्थल का मतलब केवल रेती रेत नहीं होता है। मरुस्थल का मतलब नॉट ओनली रेती रेत, वहां पर पठार भी होते हैं मेरे बेटे, पठार भी होते हैं। देखिए यह केवल रेत नहीं होगा, रेत नहीं होगा भैया, पठार भी होंगे, पठार नहीं होंगे। पठार क्या होता है? पठार क्या होता है? गुड क्वेश्चन। देखिए पठार एक ऊंचा स्थल होता है जो मेजाकार का आकार का होता है, ठीक है। धरातल से उठा हुआ ऐसा स्थान जिसकी आकृति मेजाकार होती है, मेजाकार मतलब मेज जैसी होती है, उसकी कवर ढकी हुई है। मेज आकार इसका मतलब मेजाकार का मतलब मेज की आकृति जैसा। धरातल से उठा हुआ कोई भी स्थान, धरातल से ऊंचाई पर उठा हुआ कोई भी स्थान जिसकी आकृति मेज आकार मतलब ऊपर से मेज की तरह होती है, वो क्या कहलाता है? ठीक है। अब एक अंतर क्लियर कर लो, पहाड़ क्या होता है? फिर धरातल से उठा हुआ कोई भी स्थान जिसका शिखर चोटीला होता है, हाँ जिसका शिखर चोटीला होता है, मतलब चोटीला शिखर, चोटीला शिखर। हाँ तुम्हें इतना अंतर याद रखना है कि पहाड़ और पठार में कितना अंतर होता है मेरे बच्चे। इसका शिखर कैसा होता है? चोटीला। पठार में क्या होगा? मेजाकार। कैसा होगा? मेजाकार। आगे क्या है उसको पढ़िएगा। क्या आप जानते हैं? अरे नहीं, ऊपर देखिए, देखिए सोशल मस्तिष्क, ये आगे का पढ़िए। ये सतही चट्टान कुछ स्थानों पर 2500 मीटर ऊंची भी होती है, 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई की होती है। मतलब यहाँ पर जो चट्टान है वो लगभग 2500 मीटर तक भी औसतन ऊंची हो सकती है, 2500 मीटर से भी अधिक, लगभग इतनी मान लीजिए 2500 मीटर ऊंचाई कितनी होगी चट्टानें? ठीक है। क्या आप जानते हैं? आपको ये जानकर ऐसा नहीं होगा कि आज सहारा रेगिस्तान एक समय में पूरा हरा भरा मैदान था, ये बड़ी जानने वाली बात है। यहाँ पूर्ण रूप से हरियाली थी एक समय। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि नदियां तथा मगर पाए जाते थे। यहाँ कुछ गुफाएं हैं, उन गुफाओं में लोगों ने कुछ चित्र बनाए हैं और उसमें मगर तथा नदियों के चिन्ह मिले। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर यहाँ रहा करते थे, परंतु वहाँ यहाँ जलवायु परिवर्तन से एक बहुत गर्म व शुष्क प्रदेशों में बदलने गया। ये जलवायु परिवर्तन बड़ा ही गंभीर मुद्दा है प्यारे बच्चों। क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी डेंजरस टॉपिक इन अ मॉडर्न लाइफ। इट्स वेरी मॉडर्न, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस मैं आपको बताना चाहूँ। बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ पर समय का बहुत अभाव है। देखिए क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब हिंदी में होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन इसको इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज बोलते हैं और पूरी दुनिया मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से मेरी कहानी सुनो। 1756 ईस्वी में पहली बार औद्योगिकरण शुरू हुआ। अंग्रेजों के देश में सबसे पहले औद्योगिकरण शुरू हो गया। उन्होंने पेड़ पौधों को काटा तथा फैक्ट्रियां बनाना शुरू किया। फैक्ट्रियों में कोयले को झोंका, लकड़ियों को झोंका, पेट्रोल डीजल को झोंका और क्या शुरू किया? औद्योगिकरण शुरू कर दिया।
औद्योगिकरण शुरू किया, औद्योगिकरण से क्या हुआ बेटा, प्रदूषण बढ़ा। क्या बढ़ा? प्रदूषण जब बढ़ा तो हमारे धरातल में, जो मैं वायुमंडल वाला तुम्हें एक पाठ पढ़ा रहा था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था वायुमंडल, तो हमारा जो वायुमंडल है छतरीनुमा आकृति का है। ये हमारी धरती है, हमारे घर वाली धरती, और यहाँ से लोगों ने इतना धुआं निकाला, इतना धुआं निकाला, इतना धुआं निकाला कि छतरी में कार्बन जम गया, CO2 जम गया। क्या जम गया? CO2 जब जम गया तो हमारे इसमें, पूरे इसमें ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्मी बढ़ गई। क्या हो गई? गर्मी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? सूरज भैया अपनी किरणें भेजते हैं, लेकिन उसको वापस भी जाना होता है। जो यहाँ आता है वापस भी जाता है। This is the name of nature. This is the rule of nature. Who comes here the first time and go back the last time. अस्यमेकम् एकं विधानं प्रकृतिसस्य अस्य मानवा अत्र आगच्छतम् एकत्र समय तत्र उपरांत गमिष्यति सर्वदा। अब मेरा मकसद समझिए, सूरज की किरणें जो आती है वो आती है ऐसे करके, लेकिन जब ये वापस जाती है तो ये फंसा देते हैं। ये CO2 के कारण अपने पास फंसा लेते हैं। कहाँ जाते हो? यही को ना, तो ये अपने पास कुछ प्रकाश को फंसा लेते हैं मेरे पास तो। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्मी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गर्मी बढ़ जाती है। तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जब गर्मी बढ़ जाती है तो जो हमारी बर्फ की चोटियां होती है, वो पिघलने लगती है और नदियों में बाढ़ आने लगती है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो लोग बेघर हो जाते हैं, और जो हमारी पहली जो स्पीशीज थी उनको इतनी गर्मी सहने की आदत नहीं है और वो तबाह होने लगती है, फसलें नष्ट होने लगती है। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे थे, गर्मी से धीरे धीरे नष्ट हो गए। क्या हो गए? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ये पहले साथ जैसा बताते हैं कि यहाँ पर कभी जीवन था, हरे भरे पेड़ पौधे थे, लेकिन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं तो आप एक प्रकृति में बोझ डाल रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा बोझ मेरी स्कूटी डाल रही है, इसलिए मैं स्कूटी नहीं लाया। और मेरा प्लान है कि मैं बहुत जल्द साइकिल संभालने वाला हूँ अपनी, और मैं साइकिल से आया करूँ, क्योंकि इसकी बहुत रीजन है। इसके रीजन ये है कि एक मिनट में रीजन बताऊंगा, बाद उसके बाद क्लास में पढ़ाऊंगा। एक तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, दूसरा मेरी बॉडी का प्रदूषण बढ़ गया। यार कभी घूमने नहीं मिलता। जब मैं 12th में था तो मैं जलवायु पढ़ाऊंगा। देखिए जलवायु क्या है, टाइम इज वेरी शॉर्ट। अब सुनिए, जलवायु क्या है? ये सारे रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की जो जलवायु कैसे शुष्क है, शुष्क है, गर्म है, गॉड। It's very hot today. ये वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। मेरा मूड कब खराब हो जाए कुछ नहीं पता। मैं तो क्योंकि मेरे बहुत बड़े मिशन नहीं रहे, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मैं बेस्वास्थ्य हो चुका हूँ संसार में। तो थोड़ी सी बुद्धि दिमाग में डाल दो, नहीं तो बेबुद्धि रहोगे तो संसार कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ अल्पकाल की वर्षा होती है लेकिन अल्पकाल के लिए। राइटिंग मत दे, अभी तो AI नोट्स पढ़ेंगे। अल्पकाल की वर्षा होगी, जब वर्षा कम होगी तो पेड़ पौधे को पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे छोटे रह जाएंगे, तो और ज्यादा दिन प्यासे रहेंगे। देखिए बादल रहित तथा निर्मल होता है, आकाश में बादल रहित होता है, अर्थात आसमान बिल्कुल क्लीन होगा, नीला निर्मल। ये नदी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वर्षित हो जाती है, मतलब नदी एकदम बाष्पित हो जाती है। यहाँ की गर्मी इतनी बढ़ती है, गर्मी। देन
रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। इट्स वेरी चैलेंजिंग। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में मुंह पे इतने गरम गरम लपाटे पड़ते ना सर्दियों गर्मियों में जून में पड़ते ना, आटा मार के निकलते लोग, आटा मार। लेकिन इधर तो 50 डिग्री सेल्सियस इज द एवरेज। तो यहाँ के व्यक्ति हमेशा बुर्खा डाल के रहते हैं, गर्म होते नहीं रहता। इसलिए लोग बुर्खा पहनते हैं। इनका रीजन ये है, हमने यहाँ पे एक टॉपिक और करूंगा। इनका जो कंडीशन है ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है। खाने के लिए यहाँ पर गोभी नहीं है, खाने के लिए यहाँ पर बैगन नहीं है, खाने के लिए यहाँ पर आलू नहीं है, इसलिए वो लोग मीट खाते हैं। तो यहाँ की ज्योग्राफी के अनुसार वो लोग अपना खाना रहना सहना करते हैं। हमारे भारत में हर चीज है, इसलिए हम शाकाहारी ज्यादा रहते हैं। तो मैं क्या बात बता रहा हूँ, 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर रहता है, जिससे रेत और नम चट्टानें अधिक गर्म हो जाती है। मतलब चट्टानें वगैरह बहुत गर्म रहती है, तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रात अत्यधिक ठंडी होती है, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब ये बात समझो, दिन गर्म होता है, रातें ठंडी हो जाती है। इसका मतलब सुनो, व्हाट इज दिस अपोजिट सेंस? अपोजिट सेंस क्या है, ये क्यों समझ नहीं आता? आएगा, सब कुछ समझ आएगा, मुझे सब कुछ समझ आएगा। मेरे प्यारे इतने से सिनेरियो में समझो। ए मेरे लाल, ये देख, ये समझो, ये है धरती, ये धरती है, ये जल है, ये सूरज है। तो मैं आपको जो टेक्निकल वर्ड बताऊंगा समझिएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा वो 2.5 गुना अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 2.5 गुना अधिक होती है, क्योंकि वो जल है, सुबह है, कली को नहीं है, परसों है, कौन करते हैं, कोई तो आरो करता। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 2.5 गुना अधिक होती है। कितनी होती है? तो ये जो सूरज ये छोड़ता है ना विकिरण, सूरज छोड़ता है विकिरण, प्रकाश छोड़ता है विकिरण, इसको बोलते हैं सौर विकिरण। तो इसे अपने अंदर समाहित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने अंदर समाहित करता है, लेकिन बहुत गहराई से अपने अंदर लेके चला जाता है। मतलब ये देर से गर्म होता है इसलिए, और इनके ऊपर विकिरण छोड़ता है, तो ज्यादा गहराई में चट्टानों के तापमान पहुंचेगा नहीं, ये बेचारे जल के लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं, लाल। तो इसलिए क्या होता है, दिन यहाँ पर जब चट्टानें लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है, चट्टानें क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पर दिन क्या हो जाते हैं? दिन भी क्या हो जाते हैं? गर्म। अब इनकी खासियत सुनिए कि इनमें गर्मी ज्यादा ऊपर नहीं, गर्मी ज्यादा नीचे नहीं बैठी रहते, गर्मी ज्यादा नीचे नहीं बैठी, गर्मी अभी ऊपर है, गर्मी अभी इनके ऊपर है, लेकिन इनकी गर्मी नीचे चली गई, इनकी गर्मी नीचे चली गई। इसलिए जल भरा है, धीरे से गर्म होता है। अब इसका सेंस समझो। लेकिन जैसी रात होती है, इनका ऊपर वाला प्रकाश, ऊपर वाला जो तापमान है वो एकदम उड़ भी जाता है, एकदम उड़ भी जाता है। तो रात को यहाँ पर रातें क्या हो जाती है? रातें ठंडी हो जाती है, रातें, और तापमान कहां पर पहुंच जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, अर्थात ठंड पड़ने लगती है। रात को क्या पड़ने लगती है? इसलिए तुम्हें पता है कि गर्मी में जो पशु होते हैं वो रेत में लौटते हैं। तुम जब छोटे थे, तुम तो अपनी बताओगे नहीं, हम तो बताते कि जब छोटे थे तो रेत वगैरह मिलेगा, बच्चे क्या करेंगे? उसको पैर अड़ाएंगे ऐसे करके और घर बनाना शुरू करते। तुम नहीं बनाते हो, तो कैसे बनाते हो? तो पैर क्यों बनाते हो? घर क्यों बनाते हैं?